गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षणों पर आपसे चर्चा की। आपको कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के 3 मुख्य लक्षण हमने बताए। नंबर 1, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नंबर 2, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। और नंबर 3, ग्रसनी क्लोम दरारें। इसके बाद हमने आपको बताया कि कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। उन जंतुओं का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। उन जंतुओं में देह हुआ यूसिलोमेट प्रकार की होती है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। देखिए, इनके अंदर जो हृदय होता है वो अधर सतह पर पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल, हृदय जो होता है वो आहार नाल के ऊपर पेरिकार्डियम गुहा के अंदर क्या है, स्थित होता है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित होती है और इनमें जो पाचन की क्रिया होती है वो बाह्य कोशिकीय प्रकार के पाचन की क्रिया पाई जाती है। अर्थात कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। देखिए, इन जंतुओं में रुधिर का परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किसमें? कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के अंदर। देखिए, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। इन जंतुओं का अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थियों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थियों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्क निवाहिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं, परंतु स्तनधारी वर्ग के जंतु और पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें वृक्क निवाहिका तंत्र का अभाव होता है। वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। देखिए, लैंगिक अंग, इनमें लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। लैंगिक अंग पाए जाते हैं और इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इनमें पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कैसी होती है, कम होती है। ये जंतु एक लिंगी होते हैं। इन जंतुओं में बाह्य और आंतरिक प्रकार का क्या पाया जाता है, निषेचन पाया जाता है। इन जंतुओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, परिवर्धन होता है। डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और उसका नाम है वर्गीकरण का आधार। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के वर्गीकरण के आधार पर हम बात कर रहे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण का आधार। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण का आधार, लेसन नंबर 4, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, और पहला पॉइंट है जंतुओं का वर्गीकरण का आधार, ठीक है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण का आधार। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा फाइलम। देखिए, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण के आधार हम सबसे पहले आपको बता दें। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। नंबर 1, कपाल की उपस्थिति के आधार पर। देखो, कपाल पर हम बात करने जा रहे हैं, ये वर्गीकरण का पहला आधार है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कपाल की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा
इंग्लिश में लिख रहे हैं क्रेनिएटा। क्रेनी का अर्थ होता है कपाल और एटा का अर्थ होता है बियरिंग अर्थात धारण करने वाले। ऐसे जंतु जो कपाल धारण करते हैं अर्थात वे जंतु जिनका सिर जो होता है, वे जंतु जिनमें सिर कैसा होता है, स्पष्ट होता है, और उन पर क्या है, सिर पर क्या पाया जाता है और कपाल क्या है उनमें पाया जाता है। तो वे जंतु जिनमें स्पष्ट सिर एवं कपाल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्रेनिएटा कहा जाता है। वे जंतु जिनमें स्पष्ट सिर, ठीक है, और क्या पाया जाता है, कपाल पाया जाता है, उन्हें क्रेनिएटा कहा जाता है। दूसरा है एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा, एक का अर्थ होता है अनुपस्थित, क्रेनिएटा का अर्थ होता है कपाल। ऐसे जंतु जिनके अंदर सिर और कपाल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें स्पष्ट सिर और कपाल नहीं पाया जाता है, ठीक है, स्पष्ट सिर भी नहीं पाया जाता है, कपाल भी नहीं पाया जाता है, उन्हें एक्रेनिएटा कहा जाता है। ये हो गया वर्गीकरण का पहला आधार, यानी कि कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा या नॉन क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं। दूसरा है जबड़े की उपस्थिति, जबड़ा एवं उपांगों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जॉ एंड अपेंडेज, जबड़े और उपांगों के आधार पर बात कर रहे हैं। देखिए क्रेनिएटा, ठीक है, क्रेनिएटा जो जंतु होते हैं, इन क्रेनिएटाओं को इनकी उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, क्रेनिएटाओं को, ठीक है, जबड़े और उपांगों की उपस्थिति के आधार पर क्रेनिएटा को जबड़े और उपांगों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो दो भाग कौन कौन से हैं, नंबर एक एग्नेथा और दूसरा है ग्नेथा, ठीक है, एग्नेथा और दूसरे का नाम है ग्नेथा। एक का अर्थ होता है एब्सेंट, ग्नेथा का अर्थ होता है जौ का अर्थ होता है जबड़ा, अर्थात ऐसे जंतु जिनके अंदर जबड़े का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है, वे जंतु जिनमें जबड़ा क्या है, अनुपस्थित होता है और जिनमें जोड़ीदार उपांगों का भी क्या होता है, अभाव होता है। तो आप कहेंगे वे जंतु जिनमें जबड़े का अभाव होता है उन्हें कहा जाता है एग्नेथा। एग्नेथा ना बोले तो इसको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है, ग्नेथोस्टोमेटा के नाम से भी इसे जाना जाता है, स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है गलत हो गया ना, एग्नेथा आपको समझ में आ गया होगा, वे जंतु जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, जबड़ा अनुपस्थित होता है। ग्नेथा का मतलब है वे जंतु जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। वे जंतु जिनमें जबड़ा क्या है, पाया जाता है, उन्हें ग्नेथा या ग्नेथोस्टोमेटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्नेथोस्टोमेटा कहा जाता है। तो जंतुओं के वर्गीकरण के दो आधार पढ़ चुके हैं, कपाल के आधार पर, जबड़े और उपांगों के आधार पर। तीसरा हम आपसे बात कर रहे हैं उपांगों पर, और बात कर लेते हैं। हमने अभी केवल जबड़े पर ही बात की है, तो उपांग के बारे में और बात कर रहे हैं। देखिए उपांगों के आधार पर, ठीक है, उपांगों के आधार पर ग्नेथोस्टोमेटा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है ग्नेथोस्टोमेटा को, ठीक है। तो ग्नेथोस्टोमेटा को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होते हैं टेट्रापोडा और दूसरे होते हैं फिशीज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा ऐसे जंतु जिनमें दो जोड़ी अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं। ऐसे जंतु जिनमें दो जोड़ीदार अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं, उन्हें टेट्रापोडा कहा जाता है। और फिशीज, इनमें जोड़ीदार पंख क्या है, पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं।
पीसीज में जोड़ीदार पंख पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर टेट्रापोडा के अंदर दो जोड़ीदार या दो जोड़ी अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं। दो जोड़ी अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं, उन्हें टेट्रापोडा कहते हैं। और पीसीज जिनमें जोड़ीदार क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पीसीज में तो जोड़ीदार क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, पेयर्ड फिन पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, पेयर्ड फुट पाए जाते हैं, ठीक है। और फुट भी कैसे होता है, अंगुली युक्त होता है। तो अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं टेट्रापोडा के। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे बिंदु पर बात करते हैं बाह्य भ्रूणीय झिल्ली, ठीक है। तीसरा बिंदु है बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए वर्गीकरण का तीसरा आधार है बाह्य भ्रूणीय झिल्ली। बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पर हम बात कर रहे हैं। इस आधार पर भी कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन्स। देखिए बाह्य भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर टेट्रापोडा को, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। बाह्य भ्रूणीय झिल्ली के आधार पर टेट्रापोडा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। टेट्रापोडा को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को बोलते हैं एमनियोटा, एमनियोटा, और दूसरे को कहा जाता है अनएमनियोटा, अनएमनियोटा, ठीक है। देखिए एमनियोटा क्या है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु जिनमें एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। ऐसे जंतु जिनमें एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, एमनियोटा। अन का अर्थ होता है अनुपस्थित, एमनियोटा का अर्थ होता है एमनियोन, ठीक है, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली। अर्थात ऐसे जंतु जिनमें एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली का अभाव होता है या एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसे जंतु जिनमें एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें अनएमनियोटा कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनमें एमनियोन नामक बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है उसे एमनियोटा के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का चौथा वर्गीकरण का आधार, और वह है त्वचा की संरचना। त्वचा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्यूमेंट, ठीक है। त्वचा की संरचना कितने प्रकार की होती है उस पर हम बात करते हैं। देखिए त्वचा की संरचना के आधार पर टेट्रापोडा को चार भागों में बांटा गया है। त्वचा की संरचना के आधार पर टेट्रापोडा को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। देखो चार भाग कौन कौन से हैं, एक बार फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर पहला है स्तनधारी जिसको बोलते हैं मैमेलियंस। दूसरे होते हैं, आपको बता दें, एबीज जिसको बोलते हैं पक्षी। तीसरे होते हैं उभयचर जिनको बोलते हैं एम्फीबिया। और चौथे होते हैं रेप्टिलिया जिनको हम बोलते हैं सरीसृप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्तनधारी जिनमें मानव है, गाय भैंस भेड़ बकरी जंतु जो भी आप लोग देख रहे हैं वो स्तनित होता है। स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा जो होती है वो कैसी होती है, ग्रंथिल होती है। त्वचा कैसी होती है इनकी, ग्रंथिल होती है। किनकी, स्तनधारी की। आप लोग सभी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। आपके शरीर की त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। अर्थात इनकी त्वचा कैसी होती है, रोम युक्त होती है। स्तनधारियों की त्वचा कैसी होती है, रोम युक्त होती है। और इनकी त्वचा पर क्या लगी होती है, क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तनधारी के तीन बिंदु हमने बात कर लिए हैं। त्वचा ग्रंथिल होती है, रोम युक्त होती है और स्तन ग्रंथि पाई जाती है। त्वचा ग्रंथिल होती है, रोम युक्त होती है और स्तन ग्रंथि पाई जाती है।
बात करते हैं एबीज वर्ग यानी कि पक्षी वर्ग। जितने भी पक्षी आप लोग देखते हैं तो उनकी त्वचा कैसी होती है, कोमल होती है। त्वचा एबीज वर्ग के जंतुओं की त्वचा कैसी होती है, कोमल होती है और कैसी होती है, ढीली होती है। एबीज वर्ग के जंतुओं की त्वचा कोमल होती है, ढीली होती है और यह त्वचा इनकी उड़ने के लिए कैसी होती है, अनुकूलित होती है। ठीक है, तो एबीज वर्ग के जंतुओं की त्वचा उड़ने में क्या होती है, सहायक होती है या अनुकूलित होती है। देखो अगली हम बात कर रहे हैं उभयचर वर्ग के जंतुओं। उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है, नम होती है। ठीक है, उभयचर वर्ग के जंतुओं की त्वचा नम होती है। दूसरी कैसी होती है, इनकी त्वचा सल्क रहित होती है। त्वचा कैसी होती है, सल्क रहित होती है। चिकनी ग्रंथिल होती है। ठीक है, चिकनी होती है और कैसी होती है, ग्रंथिल होती है। ठीक है, चिकनी भी होती है और किस प्रकार की होती है, ग्रंथिल होती है। चिकनी और ग्रंथिल प्रकार की होती है। और आपको बता दें उभयचर वर्ग के जंतुओं में जो त्वचा होती है वो श्वसन की क्रिया में क्या होती है, सहायक भी होती है। सबसे अंत में हम बात कर रहे हैं रेप्टिलिया, जिनको सरीसृप के नाम से जानते हैं। देखिए सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं, रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होते हैं, उनकी त्वचा कैसी होती है, शुष्क होती है, खुरदरी होती है। त्वचा कैसी होती है, शुष्क होती है, खुरदरी होती है। और आपको बता दूं इनका बाह्य कंकाल जो होता है वो सल्कों से बना होता है, या हम कह सकते हैं सल्कों का बाह्य कंकाल क्या है, पाया जाता है। तो त्वचा की संरचना के आधार पर जंतुओं को 4 वर्गों में स्तनधारी, एबीज, उभयचर और रेप्टिलिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हो गई त्वचा की संरचना। देखो तो ये हमारा कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का क्या है, वर्गीकरण है। एक बार मैं शॉर्टली आपको रिवाइज कर रहे हैं। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण का आधार निम्न है। नंबर 1, कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कॉर्डेटा को 2 भागों में बांटा गया है, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। क्रेनिएटा वे जंतु होते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कपाल और स्पष्ट सिर और कपाल पाया जाता है। एक्रेनिएटा वे जंतु जिनमें स्पष्ट सिर व कपाल नहीं पाया जाता है। दूसरा है जबड़े व जोड़ीदार उपांगों के आधार पर। ठीक है, मैंने बताया कि क्रेनिएटा को जबड़े और जोड़ीदार उपांगों की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा वे जंतु होते हैं जिनमें जबड़े और जोड़ीदार उपांग अनुपस्थित होते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा वे जंतु होते हैं जिनमें जबड़े और जोड़ीदार क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। उपांगों के प्रकार मैंने आपको बताया कि उपांगों के प्रकार के आधार पर ग्नेथोस्टोमेटा जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया, टेट्रोपोडा और पिसीज। देखिए टेट्रापोडा होता है, इसमें 2 जोड़ी अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं, जबकि पिसीज में जोड़ीदार क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार बताया बाह्य भ्रूणी झिल्ली। ठीक है, बाह्य भ्रूणी झिल्ली के आधार पर टेट्रापोडा जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, एमनियोटा और अनएमनियोटा। ठीक है, ऐसे जंतु जिनमें एमनियो नामक बाह्य भ्रूणी झिल्ली पाई जाती है उन्हें एमनियोटा कहा जाता है, और ऐसे जंतु जिनमें बाह्य भ्रूणी झिल्ली का अभाव होता है, पाई नहीं जाती है, उन्हें अनएमनियोटा कहा जाता है। चौथा, त्वचा की संरचना के आधार पर। त्वचा की संरचना के आधार पर टेट्रापोडा जंतुओं को 4 भागों में बांटा गया है, स्तनधारी, एबीज, उभयचर और रेप्टिलिया। तो स्तनधारी मैंने आपको बताया, स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा ग्रंथिल होती है, रोमयुक्त होती है और उस त्वचा पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। एबीज यानी कि जिसमें पक्षी वर्ग के जंतु आते हैं, इनकी त्वचा कोमल होती है, ढीली होती है और उड़ने में क्या होती है, सहायक होती है, उड़ने में अनुकूलित होती है। उभयचर जो होते हैं उनकी त्वचा नम होती है, सल्क रहित होती है, चिकनी होती है और किस प्रकार की होती है, ग्रंथिल पाई जाती है। और उभयचर जंतुओं की जो त्वचा होती है वो श्वसन की क्रिया में भी सहायक होती है। रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं इनकी त्वचा कैसी होती है, शुष्क होती है, खुरदरी होती है और इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो सल्कों से बना होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कोर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण का आरेख चित्र हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आप पढ़ भी चुके हो वर्गीकरण का आधार, ठीक है। देखो तो भाई कोर्डेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण का आरेख चित्र पे बात करते हैं। तो कोर्डेटा संघ के जंतुओं को कपाल की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा, क्रेनिएटा और दूसरा है एक्रेनिएटा। देखिए क्रेनिएटा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। किसके आधार पर? जबड़े और जोड़ीदार उपांगों के आधार पर। पहला है एग्नेथा और दूसरा है गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस्टोमेटा। उसके बाद हमने आपको बताया कि गिनेथोस्टोमेटा को, ठीक है, उपांगों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर 1 टेट्रापोडा और दूसरा कौन सा होता है? फिशीज होता है, ठीक है। टेट्रापोडा को त्वचा की संरचना के आधार पर, टेट्रापोडा को त्वचा की संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? देखिए नंबर 1 स्तनधारी, जिन्हें हम मैमेलिया वर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं एबीज, जिन्हें पक्षी वर्ग के नाम से जानते हैं। तीसरे जो होते हैं उन्हें उभयचर, जिसे एम्फिया वर्ग के नाम से जानते हैं। और चौथे होते हैं रेप्टिलिया, जिन्हें सरीसृप वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कोर्डेटा संघ के जंतुओं का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्डेटा के विभिन्न, ठीक है, वर्गों के बारे में क्रम वाइज क्या है यहां से आगे पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।